ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो उम्मीद की जा रही थी, आरबीआई ने उसी के मुताबिक रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट कटौती का ऐलान कर दिया है। मतलब इसका सीधा असर आपकी जेब पर इस रूप में पड़ेगा कि आने वाले समय में अब आपकी ईएमआई घटेगी। तो देखिए, ये वित्त वर्ष 26 की शुरुआत हो गई है, फाइनेंशियल ईयर 26, और ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में ये पहली कटौती है जो आरबीआई की तरफ से की गई है। 7 अप्रैल से आरबीआई की ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसकी बैठक शुरू हुई थी और आज मॉनेटरी पॉलिसी में जो फैसले लिए गए उसका ऐलान किया गया और इसी के तहत आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान कर दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, 0.25 बेसिस पॉइंट कटौती की पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी और उसी दिशा में आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया है। इसका सीधा असर किस रूप में पड़ेगा आगे? देखिए, निश्चित तौर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल से, और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है आम लोगों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने लोन लिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो, उसके लोन में उसके ईएमआई में उसे राहत मिलेगी। रेपो रेट जो 6.25% था उसे 25.25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है और 6% पर लाया गया है। इसका मतलब है कि आपकी ईएमआई कम होगी, आपका जो होम लोन होगा, कार लोन होगा या अन्य लोन, उसमें आपको राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। रोमाना समझना होगा कि आखिरकार आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। देखिए, जो विकास दर है वो 6.7% का एक विकास दर का अनुमान लगाया गया है और पिछला जो तिमाही गया है वो काफ़ी अच्छा गया है। और अगर हम बात करें महंगाई दर की, तो महंगाई दर भी जो अनुमानित था उससे काफ़ी अंडर में रहा है, यानी 4% के अंडर ही रहा है। महंगाई दर पर भी काफ़ी कंट्रोल देखा गया है और यही वजह है कि इसकी राहत आम लोगों को दी गई है। आरबीआई गवर्नर ने अभी 5 मिनट पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ऐलान की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि रेपो रेट को वो कम कर रहे हैं जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका के टैरिफ वॉर की वजह से पूरी दुनिया में बाजारों में असमंजस की स्थिति बनी है, भारत पर भी उसका असर देखने को मिला है। उस बीच आरबीआई ने आम लोगों को एक राहत दी है और ये बहुत संतोषजनक खबर है। मृत्युंजय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये राहत और बड़ी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि पिछली बार जब एमपीसी की बैठक हुई थी तब भी इसी तरीके से 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी, जिसके बाद ये दर जो है वो घटकर 6.25% पर आ गई थी, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। और आज जब ये बैठक में दरों का ऐलान होता है तो एक बार फिर से वो 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती, जिसके बाद अब रेपो रेट घटकर 6% पर आ जाता है। तो ये एक कंटिन्यूटी में जो राहत मिल रही है उसका ज्यादा सकारात्मक असर आने वाले समय में। मृत्युंजय जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि पिछली बार जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें 6.50 रेपो रेट चल रहा था, उस समय भी 0.25 बेसिस पॉइंट कम किया गया, 6.25 पे लाया गया था। और आज इस वित्तीय वर्ष का जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि रेपो रेट और भी कम किया जा सकता है, लोगों को राहत दी जा सकती है। अब रेपो रेट को 6% पे किया गया है। बहुत बड़ी राहत की खबर है और ये दिशा तय करता है कि ये जो वित्तीय वर्ष हमारा 2025-26 का रहने वाला है वो किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगर पिछले तिमाही की बात करें तो जो महंगाई दर है वो काफ़ी कंट्रोल में आई है। महंगाई दर 4% के नीचे है और जो पूरे विकास दर की बात करें, देश की विकास दर की 6.7% अनुमानित है, जो कि काफ़ी अच्छा विकास दर माना जा रहा है। और पूरे दुनिया के बाजारों के लिहाज से, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिहाज से भारत के लिए बहुत सकारात्मक समय चल रहा है और इसलिए भी आरबीआई ने ये राहत आम लोगों को दी है, बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट कम करके। जी आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय। फिलहाल ये बड़ी अच्छी खबर है जो आम लोगों के लिहाज से सामने आ रही है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और इसका सीधा मतलब, आसान शब्दों में अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो ये कि अब जो आप ईएमआई भर रहे हैं बैंक में, वो ईएमआई का बोझ आपकी जेब पर कम होगा। आगे बढ़ते हैं, दिन की बड़ी खबर है जिसका मैं रुख करने जा रही हूं।
बात में मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार तहव्वुर राणा की करने जा रही है। 26/11 मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, इसे भारत लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब तो तहव्वुर राणा कभी भी भारत लाया जा सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज देर रात तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका में इस समय उसके प्रत्यर्पण को लेकर सभी भारतीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तहव्वुर राणा को आज ही भारत लाया जाएगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भारत जब इसको लाया जाएगा तो पहले दिल्ली, जहां एनआईए की हिरासत में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं तहव्वुर राणा की मुंबई की कोर्ट में फिर पेशी होगी, जब मुंबई पुलिस को कस्टडी तहव्वुर राणा की दे दी जाएगी, क्योंकि 26/11 मुंबई हमले का मामला जो है तहव्वुर राणा पर, वो मुंबई में ही चलेगा। और ऐसे में दिल्ली, मुंबई दोनों ही जगह जेल में तैयारियां कर ली गई हैं। तहव्वुर राणा को मुंबई में आर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा और आर्थर रोड जेल में भी उसी बैरक में रखा जाएगा जिस बैरक में अजमल कसाब को रखा गया था। वहीं तहव्वुर राणा को भी रखा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस समय हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ न्यूज रूम से आप देख रहे हैं आशीष कुमार सिंह, मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मृत्युंजय सिंह भी इस समय मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आशीष का रुख करते हैं और आशीष से जानते हैं, विस्तार से जरा बताइए अभी सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है? आशीष देखिए, ऑलरेडी ऑन वे है। पहले तो मैं ये बता दूं कि अमेरिका से उसको लाया जा रहा है और उसके साथ एनआईए के ऑफिशियल्स, एजेंसीज के ऑफिशियल्स साथ में है। संभव है कि आज देर रात या अर्ली मॉर्निंग तक, जो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया रोमाना, कि उसे भारत ले आया जाएगा। और जैसी कि आप जानकारी दर्शकों को दे रही थी, पहले एनआईए दिल्ली में उसे अपनी कस्टडी में रख करके संभव है कि कुछ दिनों तक पूछताछ करे और उसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाए, जिसका जिक्र गणेश थोड़ी देर पहले कर रहे थे। वहां पर सारे मामले दर्ज हैं, वहां पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए रोमाना, कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस तरह के मामले में क्लोज कोऑपरेशन का बहुत बढ़िया नतीजा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां पर अमेरिका में कहा जाता है कि तमाम तरीके के एलिमेंट्स वहां पर पनाह लेकर के रहते हैं और अमेरिका में इतने सारे कानून उनके हक में, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और कई देशों को अपने आप को सफोकेट करके रखना पड़ता है। लेकिन इस मामले में हमें नहीं भूलना चाहिए, 6 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। अमेरिका ने खुद कहा था कि एक एक को चुन करके सजा दिलाएगा। शायद यही एक बड़ी वजह रही कि भारत ने जब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की, उस पर कारगर तरीके से अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाए और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तहव्वुर राणा को भारत को सौंपे जाने के इस कदम पर खुशी हो रही है। और अब भारत का जो वो सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट था, मैं आपको बता दूं कि खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में उनका खासा सुपरविजन था और उनके सुपरविजन में ही इस पूरे एक्सट्रेडिशन की, माफ़ कीजिएगा, एक्सरसाइज को कार्यान्वित किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज रात तक तहव्वुर राणा के इंडिया पहुंच जाने की पूरी उम्मीद है और अन्यथा कल सुबह तक तो ज़रूर तहव्वुर राणा यहाँ लाया जा चुका होगा और उसे जस्टिस तक पहुँचाने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की मुझे लगता है कि यहाँ पर तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, किस तरह से उन्होंने 2010 में इस प्रक्रिया को जो शुरू किया गया था उसको परसू किया और 2019 के बाद से सस्टेन्ड एफर्ट इसमें डाले गए, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी रोमाना भारत को हासिल हुई है। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको ज़रूर दे दूं कि जिस मेजर इकबाल का बार बार जिक्र होता है, जिसने तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी, पाकिस्तानी सेना का बड़ा अधिकारी, मुझे ये सोर्सेज बताते हैं कि उसकी आखिरी लोकेशन यूरोप में पोलैंड में पाई गई थी। वो पोलैंड में था, बाकायदा आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंसीज के संरक्षण में था। संभव है कि आज भी वो यूरोप में ही कहीं पर हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान से निकल करके मेजर इकबाल आखिरी उसकी लोकेशन पोलैंड में पाई गई थी। रोमाना रहिए मेरे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और खासतौर से मेजर इकबाल के संदर्भ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वही इनके साथ मिलकर भारत पर हमले का एक बड़ा मोहरा जो है वो उभर कर सामने आया था। इस बीच जल्दी से जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं, उसके बाद गणेश के पास आपको लेकर चलेंगे। मृत्युंजय, ये आईएसआई से लेकर जो लश्कर तैयबा तक है, उसके साथ सांठगांठ तहव्वुर राणा की किस रूप में सामने आई और 26/11 इस मामले में चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम किस रूप में सामने आया है, उसकी भूमिका किस तरीके से स्पष्ट की गई, ये बताइए।
बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा जो है वो सिर्फ एक कनाडा में जाकर बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर रह चुका है। ये डॉक्टर का काम करता था और पाकिस्तान से निकलकर ये कनाडा में गया और कनाडा में जाने के बाद इसने एक इमिग्रेशन कंपनी की स्थापना की और इसी इमिग्रेशन कंपनी के आड़ में वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। इस प्रकार की जो जांच में बातें निकलकर सामने आई और यही जो इमिग्रेशन कंपनी इसने बनाई थी, उसी के ज़रिए उसने डेविड कोलमैन हेडली को, जो 26/11 का एक वन ऑफ द मास्टरमाइंड है, उसे भारत भेजा। न केवल एक बार भारत भेजा, कई बार भारत भेजा और भारत के इसी कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर वो बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पर वो भारत भर में घूमता रहा, भारत के प्रमुख शहरों में गया, मुंबई के प्रमुख स्थानों की रेकी की और उसके बाद किस प्रकार से 26/11 हमले को अंजाम दिया गया, ये पूरी दुनिया गवाह है। इसीलिए तहव्वुर राणा का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसे वो प्रत्यक्ष रूप से तो इस हमले में नहीं था, लेकिन इस हमले की हर एक जानकारी उसके पास थी। इस हमले के लिए या इस प्लानिंग के लिए जो कुछ उसे सामान चाहिए थे, उसे सेटअप करने थे, उसे मदद पहुंचानी थी, वो काम उस तहव्वुर राणा ने कनाडा, अमेरिका में बैठकर किया। अपनी एक इमिग्रेशन कंपनी के नाम पर उसने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए, उसी के आधार पर डेविड कोलमैन हेडली भारत आया और भारत आने के बाद मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों की रेकी की, मुंबई के फिर अलग अलग स्थानों की रेकी की, यहाँ पर ताज होटल की रेकी की और यहाँ तक कि पाकिस्तान के आर्मी में रहते हुए वो डॉक्टर की भूमिका में था, लेकिन उसका निशाने पर हमेशा भारत रहा और उसने तरीका अपनाया आतंकवाद को बढ़ावा देने का। उसके संबंध आईएसआई से तो है ही, लेकिन लश्कर तैयबा के लिए भी वो किस प्रकार से संलिप्त है, बैक हैंड से यानी पर्दे के पीछे रहकर काम करने में, ये उसकी संलिप्तता नजर आई। देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर तहव्वुर राणा को खुद अब तक उससे भारतीय एजेंसियां पूछताछ नहीं कर सकी हैं, लेकिन उसके बारे में इतने पर्याप्त सबूत भारत के और भारतीय एजेंसियों के पास हैं। यही हमने अमेरिका को दिया और कहीं ना कहीं अमेरिकी कोर्ट इससे कन्विंस हुआ और अब उसे भारत लाया जा रहा है। अब तक भारत के कोर्ट में तहव्वुर राणा के खिलाफ जो भी बयान आए हैं वो डेविड कोलमैन हेडली के माध्यम से आए हैं या फिर अन्य जांच के माध्यम से आए हैं। अब खुद तहव्वुर राणा को कहीं ना कहीं जस्टिस का सामना करना पड़ेगा, पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और उसे इसीलिए अब आगे इस पर बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। जो सवाल लेकर मैं गणेश ठाकुर के पास चल रही हूं इस वक्त कि गणेश, भारत के लिए तहव्वुर राणा का ये प्रत्यर्पण अब इतना अहम किस रूप में बन जाता है? जी देखिए रुबाना, एक बात हम सबको समझनी होगी, जैसे आशीष और मृत्युंजय बता रहे थे कि डेविड कोलमैन हेडली के बयान के आधार पर तहव्वुर का रोल सामने आया। अब पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश को बेपर्दा करने के पीछे सबसे बड़ा गवाह था अजमल आमिर का साहब, लेकिन अजमल आमिर का साहब के पास पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार का इसमें रोल या लश्कर और दूसरे जो अहम लोग हैं उनका रोल बताने के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि वो तो बस एक प्यादा था। उसके पास एक नाम था ज़कीरुर रहमान लखवी का, जो लश्कर का कमांडर है और जिसने उनको ट्रेनिंग दी। इसके अलावा उसके पास हाफिज सैयद का नाम उसने सामने रखा, क्योंकि उसने हाफिज सैयद को देखा था। लेकिन इस पूरी साजिश के जो मास्टरमाइंड्स हैं वो आईएसआई के लोग थे, वो लश्कर के साथ काम करने वाले पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए मुख्य लोग थे। तो इन सब बड़े नामों का पर्दाफाश कर सकता है तहव्वुर हुसैन राणा, क्योंकि वो सीधे उनके साथ कांटेक्ट में था। जैसा मेजर इकबाल के रोल का या नाम का जिक्र आशीष ने किया, मुंबई पुलिस के पास तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच के एक्सचेंज हुए ईमेल्स का पूरा एक चेन मेल है उनके पास। इतना ही नहीं तो राणा जिस मेजर इकबाल या दूसरे प्रमुख आईएसआई और पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके बीच उसका जो बातचीत हो रही था उसका पूरा ब्यौरा है। तो राणा जब आएगा तो वो छोटे प्यादों के बारे में नहीं बताएगा, वो सीधे सीधे पाकिस्तान के प्रमुख जो आईएसआई के प्रमुख लोग हैं, वो 26/11 हमले में मौजूद थे या साजिश में शामिल थे, पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के लोग जिनका रोल इसमें था, और इसके अलावा ऐसे लोग जिनका नाम अब तक सामने कभी नहीं आया। तो पाकिस्तान की जो पूरे एक सिस्टम है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जो प्रमुख लोग हैं, उनके नाम का खुलासा राणा कर सकता है और इसीलिए बहुत अहम है, क्योंकि अब तक हाफिज सैयद, ज़कीरुर रहमान, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान वो जिस तरीके से अपना पल्ला भी एक तरीके से झाड़ने की कोशिश करता है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, इस तरीके की वो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर जाता है। लेकिन अब तहव्वुर राणा का जब भारत में प्रत्यर्पण होगा तो पाकिस्तान से हाई लेवल पर
किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड था। मुंबई में 2008 में हुआ यह हमला, उसका पर्दाफाश हो सकता है। तहव्वुर राणा, कई अहम नाम उगल सकता है। कबूलनामा तहव्वुर राणा का दुनिया भर में एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर सकता है और इसीलिए भारत के लिहाज से तहव्वुर राणा का यह प्रत्यर्पण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मुंबई हमले के 17 साल पूरे होने वाले हैं और तहव्वुर राणा का यह प्रत्यर्पण अब किया जा रहा है। विदेश मामलों के जानकार हो, रक्षा विशेषज्ञ हो, वो इसको लेकर क्या राय रख रहे हैं, ये सुनिए। अटैक्स में जिन लोगों की जाने गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। जो अंतिम कुछ प्रक्रियाएं बाकी हैं वो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी और तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ जाएंगे जब उनको सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। तो मुंबई का गुनहगार तहव्वुर राणा और इसका हिसाब यहां भारत की जमीन पर ही होगा। प्रत्यर्पण किया जा रहा है तहव्वुर राणा का, और ऐसे में राणा के प्रत्यर्पण की जो इनसाइड स्टोरी रही वो भी जानना बेहद जरूरी हो जाती है। देखिए, प्रत्यर्पण की पूरी निगरानी एनएसए अजीत डोभाल ने खुद की है। डोभाल गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी के लगातार संपर्क में। भारत लाने के बाद क्या एक्शन होगा, इस पर भी अजीत डोभाल की नजर है। डोभाल ने राणा को भारत लाने की औपचारिकताएं पूरी की और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए हैं। जरा इसी को और समझते हैं खबर को, किस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल की भूमिका रही है, ये प्रत्यर्पण जो मुमकिन हो पा रहा है तहव्वुर राणा का। आशीष, भारतीय एजेंसी सीधे रिपोर्ट करती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। और रोमाना, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में। आपको याद होगा क्रिश्चियन मिशेल को कैसे भारत ले आ पाने में कामयाब हुआ था, मुझे वो दिन भी याद है। और उसको भी कैसे सक्सेसफुली स्टीयर किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का उनको डायरेक्शन था जिसके तहत उन्होंने ये काम किया। मैं आपको बता सकता हूँ, साल 2010 जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तब से लेकर के अब तक लगातार भारतीय एजेंसीज ने इसको परसू किया। और खासकर 2019 में और उसके बाद माफ़ कीजिएगा 2020 में जिस तरह से भारत ने ये निवेदन किया कि उसको प्रोविजनली उसको अरेस्ट किया जाए और भारत को सौंपा जाए, और उसके बाद जितनी बार भी अमेरिकी दौरे पर गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत का दौरा किया है, हर बार हर फोरम पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात की मांग सामने रखी है कि लीगली जो केस वहां पर चल रहा है अमेरिका में, उससे अलग भारत को उसे सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर मुंबई आतंकी हमले के शिकार जो मासूम लोग मारे गए, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो अमेरिकी नागरिक थे, उनको अगर जस्टिस देना है तो भारत को तहव्वुर राणा को सौंपा जाना बहुत ज़रूरी है। इस बीच जब मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा को भी ये सेंस मिल गया कि भारत इस अपने कदम में कामयाब होने जा रहा है और उसकी एक्स्ट्रेडिशन सौंप दी जाएगी, तब उसने कुछ दिनों पहले एक आखिरी कोशिश की थी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा करके कि उसका प्रत्यर्पण अमेरिका से भारत न किया जाए। जब अमेरिकी अदालत ने उसको भी खारिज कर दिया, उसके बाद ये रास्ता साफ हो गया। और अब जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सुपरविजन में ये इंश्योर किया गया और आज रात या कल सुबह तक तहव्वुर राणा भारत ले आया जाएगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका, मृत्युंजय आपका और गणेश ठाकुर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल आपको लेकर चलेंगे, जहां वक्फ कानून को लेकर शुरू हुआ विरोध और देखते ही देखते अब ये विरोध कई जगह हिंसक रूप ले रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन अचानक हिंसक हो गई। हालात तो इतने बेकाबू हो गए कि भीड़ ने पुलिस वाहनों तक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसा दिए गए, आगजनी की गई है। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और इस पूरे मामले में टीएमसी और बीजेपी अब एक दूसरे को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल ने इस हिंसा को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। राजभवन से कहा गया है कि किसी भी हालात में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और साथ ही राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू करने के निर्देश दिए गए। हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए कई इलाकों में धारा 163 लागू की गई है। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये वक्फ कानून का विरोध और वही देखते ही देखते हिंसक। मुर्शिदाबाद में ये जो हिंसा हुई है, इसको लेकर सियासी बोल सुनने को मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने हिंसा के लिए बंगाल सरकार मतलब टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और वहीं टीएमसी की तरफ से मतलब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्टी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो सामने आए और वो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में तो जो हुआ वो दंगा या हिंसा नहीं है। सुनिए जरा। बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज़ है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रही है। दंगा फसाद कुछ नहीं, वो एक दो घटनाएं अगर घटी होंगी, मैंने कहा ये शक्ति प्रदर्शन का ही विषय नहीं है। ये खामोखा कुछ लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, दरअसल ये भक्ति प्रदर्शन का कोई घटना नहीं है। मैं खुद कह रहा था, आप देखिए कितनी शांति है, कितनी एकता है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं शासन, प्रशासन, बंगाल का नेतृत्व, ममता भरी माँ, ममतामयी माँ, ममता बनर्जी की इसका बहुत अच्छे से जवाब देती हैं, हर एक्शन का बड़े अच्छे से रिएक्शन देती हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सरकार इस वक्त मौजूद है और पहले संदीप से जान लेते हैं कि अभी मुर्शिदाबाद में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। संदीप, देखिए अभी हालात काफी सुधर हुआ है। घटना घटी थी उसके बाद से काफी सारा समय रास्ता बंद था, इलाका पूरा स्तब्ध हो गया था। जो नेशनल हाईवे करीब 3.5 से 4 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद जब पुलिस का एक्स्ट्रा फोर्स आया, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसको हटाया गया। उसके बाद से अभी तक पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई किया गया, कुल मिला के 22 विरोध प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया है मुर्शिदाबाद पुलिस की तरफ से। ये जानकारी सामने आ रहा है और इसके साथ साथ साल का नुकसान हुआ है। सुबह से जितना भी आला अधिकारी है वो घटनास्थल पे आए हैं, स्पॉट पे पहुंचे हैं, वो लोग जांच शुरू किया है। अभी पुलिस का कहना है कि वो लोग ढूंढ रहे हैं जो लोग विरोध प्रदर्शन के नाम पे ये तोड़फोड़ किया, पुलिस का गाड़ी जलाया, सबको ढूंढने का काम चल रहा है। अभी तक 22 अरेस्ट है। कल शाम से ही BNS का 163 सेक्शन लगा दिया गया है, जिसका मतलब है 5 जन के ज्यादा लोग एक जगह से इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कोई आम कोई वेतन लेके, कोई पेट्रोल डीजल केरोसिन लेके, कोई मिट्टी का तेल लेके रास्ते पे नहीं निकल सकता है, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई भाषण नहीं होगा। और इंटरनेट सर्विस जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये जगह, इंटरनेट सर्विस भी कंट्रोल किया गया है पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप सरकार हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से अभी हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। कुल 22 लोगों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य लोगों की भी शिनाख्त कर उनके खिलाफ एक्शन ले रही है पुलिस और 163 धारा लागू कर दी गई है। साथ ही साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी अभी प्रतिबंध मुर्शिदाबाद में। तो एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये हिंसा हुई है और वहीं जम्मू कश्मीर में भी वक्फ कानून को लेकर चर्चा कराने की तैयारी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून को लेकर बैठक की है, जिसमें वक्फ कानून को लेकर रणनीति बनाई गई है। वक्फ कानून पर विधानसभा में चर्चा की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो इसके लिए विधानसभा सत्र को 2 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। और वहीं अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जब कार्रवाई शुरू हुई, इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल ने वक्फ कानून पर बहस की मांग की, तो बीजेपी विधायकों ने बेरोजगारी पर बहस की मांग की, जिसे लेकर विधानसभा में जमकर नारेबाजी हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजय बाचलू से जानते हैं कि वक्फ कानून और इसको लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में रोज इसी तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल कार्रवाई सदन की 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या तैयारी है? सत्ताधारी दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वक्फ कानून को लेकर चर्चा का अपना एजेंडा किस तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति बनाता हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आ रहा है? अजय बाचलू, देखिए रोमाना, आज जैसे सदन शुरू हुआ, सबसे पहले मुबारक गुल जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने स्पीकर से रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि वो आधे घंटे की इस मुद्दे पर बहस चाहते हैं, जिस पर स्पीकर ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के और इनके जो समर्थक विधायक हैं वो वेल तक आए और लगातार वी वांट डिस्कशन के नारे जो हैं वो असेंबली में गूंजे। लेकिन इसी बीच रोमाना, इंटरेस्टिंग टर्न ये आया कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो बेरोजगारी पर चर्चा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने स्पीकर से गुजारिश की। और जब स्पीकर ने ये कहकर इस बहस को जो है वो खारिज किया कि ये कोई करंट मुद्दा नहीं है और विधानसभा में करंट मुद्दे पर ही जो है प्रस्ताव लाकर बहस की जा सकती है, तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में आपस में जो है बहस हुई है। और इस बहस के बाद जो बीजेपी के विधायक हैं वो वेल में आए और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आमने सामने हुए हैं। और इसके बाद जो है माहौल जो है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, स्थिति गर्मा गई, जिसके बाद स्पीकर ने 1 बजे तक फिलहाल जो है रोमाना विधानसभा को स्थगित किया है। लेकिन इस बीच जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। अगर आप कल की बात देखें रोमाना, तो कल जो है जो उप मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में थे, ऐसे में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने लगातार ये बात सदन में कही कि वो अपने विधायकों के साथ है और इस पर बहस होनी चाहिए। जिसके बाद कल शाम में लगातार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के घर पर बैठक हुई, तो आज भी सुबह वो बैठक हुई है और अब एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो हैं वो बैठक कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन बैठकों का नतीजा क्या होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से इस मुद्दे मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। देखिए, ये फिलहाल सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये बाहर भी निकल रहे हैं विधायक, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं और वहां पर भी एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। ये तो कटुता ऐसा लग रहा है जिसे बहुत बढ़ गई है यहाँ पर। अजय बाचलू जी बिल्कुल, ये जो विधानसभा के बाहर आप देख रहे हैं ये एमएलएज लॉबी है और यहाँ पर सारे विधायक बैठते हैं। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुई तो डोडा के विधायक महराज मलिक बाहर आए और उन्होंने बीजेपी को लेकर कुछ बातें कहीं जो बीजेपी के विधायकों को नागवार गुजरी। और उसके बाद बीजेपी विधायक जो कि एलओपी के कमरे में बैठे थे वहाँ से आए और सीधा अंदर चले गए और अंदर जो है तीखी बहस और धक्का मुक्की जो है वो महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं उनमें और जो बीजेपी के विधायक हैं उनमें हुई है। और ये धक्का मुक्की जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं वो तक जो है टूटी हैं, कुछ कुर्सियाँ यहाँ पर टूटी हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एमएलएज गैलरी है इसको पूरी तरह से यहाँ बंद कर दिया गया है और लगातार अंदर जो है वो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और यही वो गैलरी है उस तरफ यहाँ से उस तरफ जो है वहाँ लगातार ये धक्का मुक्की जो है वो बीजेपी के विधायकों और महराज मलिक में हुई है और लगातार यहाँ पर स्थिति जो है तनावपूर्ण हुई है। जब ये बहस ज़्यादा हुई तो उसके बाद जो स्टाफ है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, वो भी अंदर गया और उन्होंने बीच बचाव किया, जिसके बाद महराज मलिक जो है वो यहाँ से उनको ले जाया गया है। और फिलहाल अब अंदर जो है लगातार बीजेपी के विधायक जो हैं वो बैठे हुए हैं और महराज मलिक जो हैं उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। और ये स्थिति तब तनावपूर्ण हुई जब महराज मलिक ने कुछ अपशब्द कहे बीजेपी को लेकर और उसके बाद बीजेपी के विधायकों को वो नागवार गुजरा और बीजेपी विधायक जो हैं वो अंदर पहुंचे और उसके बाद जो है बहस हुई। बहस के बाद थोड़ी धक्का मुक्की हुई है विधानसभा में और यहाँ विधानसभा के एमएलएज के का जो जहाँ वो बैठते हैं जो लॉबी है वहाँ पर हुई है और लगातार अभी भी स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल, तो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा
परिसर के अंदर जो एमएलएज लॉबी है वहां पर बाकायदा आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और साथ ही जो बीजेपी के विधायक थे उनमें आपस में किसी बात को लेकर इतनी कहासुनी हुई कि मामला धक्का मुक्की और हाथापाई तक आ गई। और वो तस्वीरें तो आप देख ही रहे थे, जो मेजें हैं उनके ऊपर के जो शीशे हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी अजय बाष्ट बता रहे थे, शायद कुछ कुर्सियां भी वहां पर टूट गई हैं। बाद में जो विधानसभा के कर्मी हैं वो पहुंचे हैं मौके पर, उन्होंने बीच बचाव करवाया है। इस वक्त एक बड़ी खबर जानिए आप। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान दिया गया है। सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में देर रात तक बहस कर लेते हैं। थोड़े दिन में बदल के हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स हैं उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।